हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वुमेन लीगल हेयर्स के बारे में। वुमेन लीगल हेयर्स के बारे में। जो प्रॉपर्टी होती है, जो विरासत होती है, संपत्ति पर वुमेन का अधिकार यानी महिलाओं के अधिकार के बारे में, डॉटर के अधिकार के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो वुमेन लीगल हेयर्स के बारे में डिस्कशन करने से पहले कॉपरेनरी का क्या मतलब होता है? कॉपरेनरी का मतलब होता है जॉइंट हेयरशिप। मतलब विरासत। जो प्रॉपर्टी होती है, संपत्ति पर किसका अधिकार होता है? संपत्ति पर ये जो फादर की संपत्ति होती है, फादर की संपत्ति पर सन का या कि ग्रैंड सन का या कि ग्रेट ग्रैंड सन का, जो फादर की संपत्ति उस पर उसके बेटे का या कि फिर उसके पोते का या कि फिर उसके बेटे का अधिकार रहता है और डॉटर का अधिकार नहीं रहता था पहले। जो फादर की पिता की संपत्ति पर सन, ग्रैंड सन या कि ग्रेट ग्रैंड सन का अधिकार रहता है, ना कि डॉटर का पहले। लेकिन 2005 के बाद 2005 में एक अमेंडमेंट की गई। 2005 में अमेंडमेंट की गई हिंदू सक्सेशन एक्ट। 2005 में अमेंडमेंट की गई हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के सेक्शन 6 में अमेंडमेंट की गई। यानी जो ये हिंदू सक्सेशन एक्ट था 1956 का, उस पे अमेंडमेंट किया गया, यानी उस एक्ट पे संशोधन किया गया 2005 में। और इसके तहत ये अधिकार दिया गया है कि जो प्रॉपर्टी पर अधिकार किसका? बेटियों का भी अधिकार रहेगा। जो फादर की बेटी है, जो डॉटर है, उसका भी अधिकार प्रॉपर्टी पर, संपत्ति पर रहेगा। एंड डॉटर को भी अधिकार मिला। डॉटर के पास भी राइट है प्रॉपर्टी को हासिल करने का। लेकिन इस अमेंडमेंट के बाद दो कॉन्फ्लिक्टिंग जजमेंट आई। एक आई थी जजमेंट 2015 में, 2015 में, और एक जजमेंट आई थी 2018 में। दोनों जजमेंट के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला है प्रकाश वर्सेस फूलवती। पहला केस आया था 2015 में, प्रकाश वर्सेस फूलवती। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 9 सितंबर 2005 से पहले 9 सितंबर 2005 से पहले अगर फादर की डेथ हो गई, अगर पिता की डेथ हो गई, तो वुमेन जो डॉटर है, डॉटर का प्रॉपर्टी पर किसी प्रकार का अधिकार नहीं रह जाएगा। यानी डॉटर अब पिता की संपत्ति पर अधिकार नहीं कर सकेगी, यानी उसे पिता की संपत्ति नहीं प्राप्त होगी। और संपत्ति अब किसे प्राप्त होगी? संपत्ति प्राप्त होगी उनके बेटों को। कि 9 सितंबर 2005 से पहले अगर डेथ हो गई है तो फिर पिता की संपत्ति डॉटर को प्राप्त नहीं होगी। ये पहला केस था 2015 का, प्रकाश वर्सेस फूलवती केस। अब 2018 का केस आया था दनम्मा वर्सेस अमर सिंह। 2018 का केस था दनम्मा वर्सेस अमर सिंह का केस। इसमें यह कहा गया था कि फादर की डेथ भले 2001 में हो गई हो, इसमें कहा गया कि फादर की डेथ भले 2001 में हो गई हो, उसके बावजूद जो फादर की दो डॉटर हैं, जो फादर की दो बेटियां हैं, उन्हें प्रॉपर्टी पर अधिकार मिलेगा, उन्हें संपत्ति पर अधिकार मिलेगा, प्रॉपर्टी पर उनका राइट होगा। तो दो अलग अलग कॉन्फ्लिक्टिंग जजमेंट आई। पहली 2015 में आई प्रकाश वर्सेस फूलवती केस की कि 9 सितंबर 2005 से पहले अगर फादर की डेथ हो गई है तो अब बेटी का यानी डॉटर का प्रॉपर्टी पर किसी प्रकार का अधिकार नहीं रह जाएगा। और 2018 में एक जजमेंट आई दनम्मा वर्सेस अमर सिंह की। इसमें कहा गया कि भले 2001 में
फादर की डेथ हो गई हो, लेकिन उसके बावजूद जो उसकी दो दो डॉटर है उसे प्रॉपर्टी पर अधिकार मिलेगा। अब ये दो अलग अलग जजमेंट थे। अगर ये 2015 की जजमेंट की बात की जाए तो इसकी जो 2 जज की बेंच थी, 2 जज की बेंच थी। और अगर 2018 के केस की बात की जाए तो इसकी भी 2 जज की बेंच थी, यानी दोनों 2 जज की बेंच थी। और अगर किसी भी वर्डिक्ट को अपहोल्ड करना है, अगर किसी भी वर्डिक्ट को चेंज करना है, तो जरूरी है कि जो पिछली बेंच है उससे बड़ी बेंच को गठित किया जाए। अब यहाँ पे 2 जज की बेंच है, तो इसके बाद जो जजमेंट आई उसमें भी 2 जज की बेंच थी। तो अब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट था कि भाई इस जजमेंट को माना जाए कि इस जजमेंट को माना जाए, क्योंकि दोनों में 2 जज की बेंच है। तो एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था। तो फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक 3 जज की बेंच गठित की। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई 3 जज की बेंच गठित करेंगे और उसके बाद जो भी मामला है उसे सेटल डाउन किया जाएगा। तो 3 जज की बेंच गठित की गई। उसने हाल ही में डिसीजन दिया, हाल ही में वर्डिक्ट दिया, जिसके आधार पर उन्होंने कहा कि विरासत जो है, जो कॉपरेंडर है, जो विरासत है वो बाई बर्थ होती है। विरासत है वो बाई बर्थ होती है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि फादर की डेथ हो गई या कि फादर जीवित है, यानी पिता की मृत्यु हो गई है या कि पिता जीवित है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। डॉटर को प्रॉपर्टी में राइट मिलेगा। यानी कि फादर जीवित है या मृत है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डॉटर को प्रॉपर्टी में राइट मिलेगा। इसके साथ ही ये कहा गया कि ये जो वर्डिक्ट है ये इंप्लीमेंट होगा 2005 के बाद की जो भी प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन हुआ है, 2005 के बाद जो भी प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन हुआ है वहां से होगा, इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। इट मींस कि अगर फादर की डेथ कभी भी हुई हो, फादर की डेथ 2005 से पहले कभी भी हुई हो, लेकिन जो प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन है, जो प्रॉपर्टी जो फादर से फिर उनके बेटों में ट्रांजैक्शन, यानी प्रॉपर्टी फादर से जो उनके बेटों में गई है, उनके पास गई है, तो जो प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन है 2005 के बाद होना चाहिए, ना कि 2005 से पहले। 2005 के बाद रहेगा तभी डॉटर को प्रॉपर्टी पर अधिकार मिलेगा। 2005 से पहले अगर प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन हो गया है तो उसके बाद तो उसमें डॉटर को उसका अधिकार नहीं मिलेगा, प्रॉपर्टी पर अधिकार नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से ये जजमेंट दी, और ये जजमेंट देते हुए और भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेटी और ज्यादा रिलायबल है, बेटी और ज्यादा मोर सुटेबल है, प्रॉपर्टी की हकदार है। बेटी का जो एक नेचर होता है वो दयावान प्रकृति का होता है, और वो बेटों से ज्यादा सुटेबल है प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने के लिए। तो इस आधार पर जो डॉटर्स के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अच्छी बातें कही। अब हमारे यहां जो प्रॉपर्टी पर राइट क्यों नहीं होता था, उसके कुछ रीजन है। उसके रीजन अगर देखा जाए तो हमारे यहां जनरली ये धारणा बनी थी, यानी शुरू से ही हमारे यहां क्या था कि जो बेटियां रहती थी, जो डॉटर रहती थी, उन्हें प्रॉपर्टी से बेदखल किया जाता रहा है, यानी उनके प्रॉपर्टी पर अधिकार को डिनाई किया जाता रहा है। ऐसा हमारे यहां मानना है, जो भारतीय परंपरा में मानना है कि जो बेटी की मैरिज के बाद, जो बेटी की मैरिज होती है, जो शादी के समय उसे डाउरी दिया जाता है या जो दहेज दिया जाता है, तो उसी में कहा जाता है कि जो भी उसका शेयर रहा है, जो भी उसका प्रॉपर्टी पर अधिकार रहा है, वह अब उसको मिल गया है। अब इसके बाद उसे किसी प्रकार का अधिकार नहीं मिलेगा। यानी जो मैरिज है या कि जो शादी के समय जो डाउरी या कि जो दहेज दिया जाता है, ऐसा कहा गया कि वो दहेज ही एक तरीके से उसके प्रॉपर्टी में शेयर है। अब उसे इसके अलावा किसी प्रकार का शेयर नहीं मिलेगा। इसके अलावा एक तरीके से ये धारणा बनी रहती है कि परिवार का पैसा परिवार में ही रहना चाहिए, कि अगर फैमिली का पैसा है तो फैमिली में ही रहना चाहिए। क्योंकि बेटी शादी के बाद कहां चली जाती है, अपने इन लॉज के यहां चली जाती है, अपने ससुराल चली जाती है। और अगर आप बेटी को प्रॉपर्टी में राइट दोगे, बेटी को प्रॉपर्टी में अधिकार दोगे, तो इट मीन्स आप उसके इन लॉज को प्रॉपर्टी पर अधिकार दे रहे हो। ऐसी एक धारणा बनी रहती है कि
इन लॉज को प्रॉपर्टी पर अधिकार देना, ऐसी लोगों के अंदर धारणा बनी रहती है। ये हुआ। थर्ड जो रीजन है, अगर हस्बैंड की मृत्यु भी हो जाए, जो डॉटर है उसकी शादी के बाद अगर उसके हस्बैंड की मृत्यु भी हो जाए, तो जो उसके इन लॉस होते हैं उसे यानी उस वुमेन को प्रॉपर्टी पर अधिकार नहीं देते हैं, यानी प्रॉपर्टी पर शेयर नहीं देते। कुछ फैमिली को छोड़ के, जो एजुकेटेड है या कि जो अवेयर है या कि जो इनलाइटमेंट में है, उनको छोड़कर जो जनरली देखा जाता है कि जो इन लॉस होते हैं वो प्रॉपर्टी पर किसी प्रकार का राइट, किसी प्रकार का हक नहीं देते हैं वुमेन को जब वो विडो हो जाती है। और अगर इसके अलावा बात की जाए तो चैलेंज तो सबसे बड़ा ये है कि अधिकांश महिलाओं को, अधिकांश वुमेन को तो पता ही नहीं है कि 2005 के बाद अमेंडमेंट हो गया, 2005 में अमेंडमेंट हो गया जिसके तहत उन्हें वो प्रॉपर्टी पर अधिकार है, जो उनके फादर की प्रॉपर्टी है उस पर उनका भी अधिकार है, उनका भी राइट है। ऐसा अधिकांश महिलाओं को तो पता ही नहीं है। और इसके अलावा अधिकांश ये देखा गया है कि हस्बैंड की डेथ हो जाने के बाद जो महिला है वो अधिकांश कहाँ रहती है, वो रहती है या कि अपने फादर के यहाँ या कि रहती है अपने ब्रदर के यहाँ। तो एक तरीके से वैसे ही कहा जाता है कि वो एक बोझ की तरह है, और अगर उसके बाद अगर वो प्रॉपर्टी पर हक भी मानती है तो फिर एक बड़ी ऑकवर्डनेस फील हो जाता है, ऑकवर्डनेस सिचुएशन हो जाता है, जिसके कारण वो प्रॉपर्टी पर हक नहीं मानती है। तो ये हो गया। अब इसके बाद अब हम अगर डिस्कस करें तो एडवांटेज क्या रहेगा, ये जो प्रॉपर्टी पर अधिकार मिला है वुमेन को, डॉटर्स को, इसका एडवांटेज क्या रहेगा। इसके अगर एडवांटेज की बात किया जाए, एडवांटेज, तो सबसे पहले अगर प्रॉपर्टी पर अगर डॉटर को भी बराबर का हकदार माना जाएगा तो उसे सबसे पहले तो एक सिक्योरिटी फील होगी, यानी वो अपने आप को सबसे पहले सिक्योर फील करेगी कि भाई उसके पास भी प्रॉपर्टी है, उसके पास भी पैसे हैं, वो भी अपना लाइवलीहुड, वो भी अपना जीवन यापन अच्छी तरीके से कर सकती है। तो सबसे पहले कि वो अपने आप को सिक्योर फील करेगी, सिक्योर फील करेगी। अब जब पैसे उसके पास रहेंगे तो वो फाइनेंशियली स्टेबलाइज भी रहेगी, कि वो वित्तीय रूप से वो स्थिर रहेगी, फाइनेंशियली स्टेबलाइज रहेगी। थर्ड इज कि वो इंडिपेंडेंट हो जाएगी, वो किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगी, वो आत्मनिर्भर हो जाएगी, वो किसी और के ऊपर, अपने हस्बैंड या कि अपने फादर के ऊपर निर्भर नहीं रहेगी, तो वो इंडिपेंडेंट हो जाएगी, इंडिपेंडेंट हो जाएगी। फोर्थ इज, एक तरीके से अधिकांश जो महिलाएं होती है बैड रिलेशनशिप में फंस जाती है, लेकिन वो बैड रिलेशनशिप से निकल नहीं पाती, क्योंकि उनके पास किसी प्रकार का सोर्स नहीं होता पैसे का, इनकम का। लेकिन अब जब उन्हें प्रॉपर्टी में अधिकार मिलेगा, प्रॉपर्टी पर राइट मिलेगा, तो वो बैड रिलेशनशिप से भी हट सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो प्रॉपर्टी पर अधिकार मिलेगा तो वो क्या हो सकती है, वो आत्मनिर्भर बन सकती है, वो इंडिपेंडेंट हो सकती है, वो किसी और के ऊपर निर्भर नहीं होंगी तो भी उनका चल जाएगा। तो बैड रिलेशनशिप से मुक्ति मिल जाएगी। फिफ्थ इज इक्वालिटी आएगी, ये जो प्रॉपर्टी पर राइट के बाद एक तरीके से समानता आएगी बेटों और बेटियों में, इक्वालिटी आएगी। अब कुछ डिसएडवांटेज भी है, जैसे अगर बात किया जाए डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज है सबसे पहले कि भाई पिता की प्रॉपर्टी पर तो अधिकार मिला है, लेकिन अगर फादर ने किसी प्रकार का कर्ज भी लिया है, किसी प्रकार का लोन लिया है, तो उससे भी अब बेटियों को चुकाना पड़ेगा, तो कर्ज भी चुकाना पड़ेगा। सेकेंड इज कि अलग अलग धर्म में अलग अलग एक तरीके से प्रैक्टिसेस की जाती है, तो सबसे पहले तो आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना पड़ेगा, समान सिविल संहिता लेके आनी पड़ेगी, ताकि आप इक्वालिटी को इंश्योर कर सको, ताकि आप इक्वालिटी को इंश्योर कर सको। तो इस प्रकार से हमने
वुमेन लीगल हेयर्स के बारे में डिस्कशन किया। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस डिस्कशन।